अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानियत को मशहूर किए हुए है। एहराम में मिस्र के छुपे हुए राज। ये देव हैकल पत्थर के ढांचे जो सहराए मिस्र में वक्त की कैद से आजाद खड़े हैं। क्या ये सिर्फ बादशाहों की कब्रें हैं या क्या इनके अंदर एक ऐसा इल्म, एक ऐसी सच्चाई पोशीदा है जो हमारी तारीख के बारे में सब कुछ बदल सकती है। आज से करीब 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा। 147 मीटर तक की ऊंचाई तक बना, इंसानों की तरफ से बनाई जाने वाली ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इतने भारी भरकम का इस्तेमाल किया गया था कि इन पिरामिड्स का वजन करीब 6 मिलियन टन बताया जाता है, जिसे हम अगर आज के टाइम पर सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से कंपेयर करें जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास बड़ी क्रेन्स नहीं थी, बुलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक भी नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इन लोगों के पास। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो कि आज के दिन तक खड़ा है। सोचकर देखें कि 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग खड़ी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिशें आए, वेदरिंग हो, दुनिया में आज तक इतनी बड़ी और इतनी पुरानी चीज कोई भी नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिरकार कैसे पॉसिबल हो पाया ये सब, आइए समझते हैं इस पिरामिड्स के राज को आज की इस वीडियो में। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. तारीख में हम जितना ही पीछे जाते जाएं उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट पता लगाना एग्जैक्टली क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को साल 2560 बीसी में बनाया गया था फेरो खुफू की जानिब से। ये एंशियंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे हम उन्हें फेरो यानी फेरोन करके बुलाते हैं। फेरो खुफू की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे फोर्थ डायनेस्टी ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली इन्होंने कितने सालों तक राज किया था इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियन अंदाजा लगाते हैं 23 साल, तो कोई 34 साल और कोई 60 साल से भी ज्यादा का अरसा बताता है। ये पिरामिड नील नदी के किनारे पर वाक़या है और अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इकलौता पिरामिड नहीं है, इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड दिखते हैं जो कि इसी जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा दिखने वाला ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है जिसे द पिरामिड खुफू भी बुलाते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे जो कि सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। कहा यह जाता है कि ये खुफू के बेटे खाफरे की जानिब से बनाया गया। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड पिरामिड ऑफ मानकोरे जो कि खाफे के बेटे मानकोरे ने बनाया। उस जमाने में बनाए जाने वाले ये इकलौते मॉन्यूमेंट नहीं है, इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स, इसके अलावा कई और बरियल टॉम, कई और छोटे पिरामिड। टोटल में बताया जाता है कि कुल 118 पिरामिड्स हैं अलग अलग शेप्स और साइजेस के। इनमें से कई सारे पिरामिड्स वेदरिंग की वजह से टूटकर मलबा हो चुके हैं, बहुत कम ही अच्छी कंडीशंस में बचे हैं। शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व ये 3 ही हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा। क्या वजह थी इनके बनाने के पीछे? वही वजह जो और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाने के पीछे थी। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टोम है, इनके फेरोल को यहाँ पर दफनाया गया इन्हीं पिरामिड्स के अंदर। बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। इनका ये मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। इनका मानना था कि मरने के बाद हमारी रूहें अंडरवर्ल्ड में जाती हैं जहाँ पे खुदा हमारी रूह को जज करता है। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में, और इस आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए जब इनके राजा, इनके फेरोज जिंदा थे तो वो अपने लिए टूम बनवाते थे। खाना, ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर, तो सब चीजें वो इस मकबरे में रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाइड किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन में दफना कर रख दिया जाता था। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि इनको इन्हीं यूजेस के
लिए बनाया गया था। इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। तो पहला ये कि इन्हीं जैसे और पुराने पिरामिड्स पर स्क्रिप्ट्स लिखे हुए मिले हैं। इन जैसे ही पिरामिड्स और कॉफिन पर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, जहाँ पे बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरिकल पिरामिड जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान में, उन्हें मकबरे की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन स्पेसिफिकली द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा के अंदर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड्स के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलिक्स मिले और खाली कॉफिन मिला जो कि खुफू का था, और इसके अलावा बाकी जो सोना और खजाना था, अज्यूम किया जाता है कि इतने सारे सालों में उन्हें चोरी कर लिया गया होगा। और जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बहुत अजीब है। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है वो ये है कि ये पिरामिड एक पावर प्लांट का काम करते थे जिनसे बहुत बड़ी मिकदार में बिजली पैदा की जा सकती थी। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं उनका ये मानना है एंशिएंट इजिप्शियन लोग उस जमाने में टेक्निकली काफी एडवांस थे और वो लोग बिजली बनाना सीख चुके थे। और इस थ्योरी को साबित करने के लिए क्या दिखाया जाता है, उस जमाने के कुछ आर्ट्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरह के आर्ट वर्क दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि इन लोगों ने एक लाइट बल्ब बना रखा है। लाइट बल्ब इन्होंने पहले ही बना रखा था, तो पता नहीं क्या हुआ इस लाइट बल्ब का। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज्यादा अजीबोगरीब होती हैं कि जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था एंशिएंट इजिप्शियन के जमाने में, तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला है। असल में ये आर्ट वर्क इजिप्शियन माइथोलॉजिकल स्टोरी दिखाता है। ऐसी ही एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये बड़े पिरामिड्स एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए एक बड़ी ग्रेनरी थी, और इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने सन 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है कि इन पिरामिड्स को जीसस क्राइस्ट के फादर ने Personal बनाया था। theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaoh. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बड़ी वजह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने के पीछे, जो कि पॉलिटिशियंस की तरफ से रिलीजियस अपीसमेंट। तो एनीवेज आज की डेट में ये चीज बिल्कुल क्लियर है। हिस्टोरियंस एक दूसरे से एग्री करते हैं कि द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस जमाने में लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, यानी जितना ज्यादा हम खाना रखेंगे, खजाना रखेंगे, खाने पीने की चीजें रखेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। अगर देखा जाए तो यही सबसे मिस्टीरियस चीज है इस पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने में कैसे लोगों ने 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे के इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है, जबकि काटने के लिए कोई एडवांस टूल भी नहीं था। और फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जबकि ये लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और ये सब कर दिखाया इन्होंने 20 सालों के अंदर अंदर। 20 साल का टाइम पीरियड बताया जाता है कि 20 साल का टाइम लगा इस पिरामिड्स को बनाने के लिए। तो कई थ्योरीज बताई जाती हैं इसको लेकर, और इस वीडियो में हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन इन थ्योरीज की बात करने से पहले एक मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के मन में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में दिखाया जाता है कि इनको बनाते वक्त बड़ी ही स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब सर्वेंट यहाँ पर मजबूरी में काम करने लग रहे थे। इनके जो बॉस थे वो इनकी हंटर से पिटाई करते थे, और ये बातें आपने किसी न किसी फिल्म में जरूर देखी होंगी। काफी अरसे तक लोगों को यही लगता रहा कि इन मजदूरों ने, गुलामों ने इन पिरामिड्स को बनाया है। लेकिन 5th सेंचुरी BC में रहने वाले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस करके, इन्होंने ही सबसे पहले इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि इन स्लेव्स ने पिरामिड्स को बनाया। लेकिन आज हम ये सब जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग इन पिरामिड्स को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। और ये लेबर एंशिएंट इजिप्शियन से ज्यादा हट्टे कट्टे और वेल फेड थे। ये लोग शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा इन्हें अलग अलग सीजन में अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर से सपोर्ट भी मिलता था। जैसा कि फार्मर जब वो खेती नहीं कर रहे होते थे तो अपने फारग टाइम में आकर इनका हाथ बटा देते थे। एक तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले सारे लोग यूनाइटेड थे अपने मुल्क
मुल्क में बनने वाले इस नेशन प्रोजेक्ट को लेकर वो अपने राजा पे बहुत यकीन करते थे। टोटल अगर देखा जाए करीब 20 से 30 हजार के करीब वर्कर लगे, जिन्होंने दिन में 10-10 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए। और मटेरियल्स की बात की जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही, और ज्यादा से ज्यादा ये साउथ इजिप्ट के रीजन से आए थे, जो कि 800 किलोमीटर दूर था। और अब सवाल ये कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस टाइम में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था। जो टूल बनते थे वो कॉपर के ही बनते थे, और जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डोलराइट का इस्तेमाल करके। कई तरीके इनके काफी यूनिक होते थे, जैसा कि ये पत्थरों के अंदर क्रैक्स और होल ढूंढते थे और हथौड़े से उन क्रैक्स के अंदर लकड़ी के वेजेस डाल देते थे, जो कि पानी के अंदर सोक किए गए थे, और फिर उन्हीं क्रैक्स के अंदर पानी डाल देते थे। फिर जब वो वेजेस पानी को ऑब्जॉर्व करते तो लकड़ी के वेजेस और ज्यादा फूल जाते, जिसकी वजह से ये पत्थर टूट जाता। और अगर सबसे बड़े सवाल पर आए कि इन पत्थरों को कैसे मूव किया जाता था, उस टाइम तो व्हील कार्स भी इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी यहाँ पर कि इन पत्थरों को इतनी दूर से लाने के लिए ये एक राफ्ट का इस्तेमाल करते थे जो बहती थी नदी में। तो जब पत्थर साइड के करीब आ जाता था तो एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए ये स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे गिल्ली मिट्टी में। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि रिसेंटली ही पता चली है 2014 में एक स्टडी के मुताबिक। इस स्टडी का बेसिस है एक्चुअली में एक पेंटिंग जो कि पाई गई थी जेहोती होटेप के मकबरे में। ये डूम काफी बाद का है, 1900 बीसी का है, लेकिन इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं करीब 170 लोग एक बहुत ही बड़े स्टैचू को खिसका कर लेकर जा रहे हैं एक स्लेज के ऊपर, और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज को खींचने के लिए। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे एक बंदा पानी गिरा रहा है इस स्लेज के आगे। शुरू में तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि शायद ये कोई रिचुअल का जरिया होगा, लेकिन जब फिजिस्ट डैनियल बोन ने टेस्ट आउट किया अपनी टीम के जरिए, जिससे ये पता लगा कि अगर रेत में एक सर्टेन ऑफ अमाउंट पानी मौजूद होगा तो जमीन के ऊपर खिसकने वाली चीज का जो फिक्शन है वो काफी कम हो जाता है, और ये रेशो काफी बारीक है, करीब 2 से 5% तक का पानी, जिसकी वजह से इस गीली रेत पर चीजों को खिसकाना काफी आसान हो जाता है। उसके बाद एक और सवाल आपके मन में ये उठेगा कि चलो मान लिया कि पत्थरों को खिसकाकर इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन इतने भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता है? इतने भारी पत्थरों को आखिर कैसे उठाया गया होगा बिना किसी भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके? अब आमतौर पर एक पुली का सिस्टम बनाया जा सकता है इन पत्थरों को उठाने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया फोर्थ डायनेस्टी की वजह से ये व्हील एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसका जवाब ये है कि एक रैंप का बड़ा ही अनोखा सिस्टम बनाया गया। 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक 4500 साल पुराना वुडन रैंप डिस्कवर किया। स्कॉलर्स ने कहा कि उस टाइम पर कुछ इस तरीके का रैंप बनाया गया होगा जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक, और ज्यादा आसानी से खिसकाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया कि स्लोप के आसपास लकड़ी के बड़े डंडे गाड़ दिए। फिर इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया उन लकड़ी के डंडों के अराउंड पत्थर को खिसकाने के लिए, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप आर्ट वर्क में देख सकते हैं। इसे सजेस्ट किया गया था जोसेफ वेस्ट की तरफ से साल 2014 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर लेवल के बाद इन लोगों ने एक नया स्लोप बनाया होगा, और ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा ना हो ये स्लोप को पीछे तक ले गए होंगे। इस स्लोप को ज्यादा पीछे से बनाना शुरू करें ताकि ज्यादा टिल्ट ना आए उस स्लोप में। इसके अलावा एक और थ्योरी है कि इन लोगों ने लीवर्स का इस्तेमाल किया होगा पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। ड्राइंग में देखिए कि ये किस तरह काम करता है। बेसिकली एक मिडिल पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो, इसके ऊपर एक लकड़ी का डंडा लगाया और इस डंडे के दूसरे सिरे पर कुछ वजन डाला, फिर उसको घुमाकर ऊपर प्लेस कर दिया। स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा ही सिमिलर सिस्टम, जिनको इन्होंने नाम दिया है शेडोफ, इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था हजारों सालों से। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे ये लोग नील नदी से पानी निकालने के लिए, जो पानी ये लोग अपने खेतों को लगाते थे। ये दोनों ही थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन पिरामिड्स को 20 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट किया गया था। अब अगर 20,000 लोग एक एक करके इस पत्थर को ऐसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस हिसाब से साल के हर दिन हर 3 मिनट में एक पत्थर प्लेस किया जाना चाहिए, जो कि काफी अनलाइकली लगता है कि इतनी स्पीड से काम किया होगा इन लोगों ने। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। कुछ थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती हैं,
हैं लेकिन पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती आखिर एग्जैक्टली हुआ यहाँ पर क्या। हम यहाँ पर ये जरूर जानते हैं कि शुरू की जो लेयर्स हैं पिरामिड्स की बगैर किसी मोर्टार यानी बगैर किसी गारा के प्लेस किया गया, लेकिन ऊपर की लेयर्स में गारे का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यही वजह है कि इतने हजारों सालों में कई सारे अर्थक्वेक भी आए, गैदरिंग भी हुई, लेकिन ये पिरामिड्स अपनी जगह पर वैसे ही मजबूती से खड़े हैं। वैसे इस मोर्टार यानी गारे के बारे में भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ये जरूर जानते हैं कि इसे बनाने के पीछे एग्जैक्ट मिस्ट्री क्या है, लेकिन आज तक बना नहीं पाए। फाइनली कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप पिरामिड की जो बाहर की लेयर थी जो कि बड़े ही फाइन लाइमस्टोन से बनी थी, और इसका मतलब यह है कि जब भी यहाँ पर सनलाइट आती थी ये सारे ही पिरामिड्स बहुत ही व्हाइट कलर में चमकते होंगे। और यही एक ऐसी चीज है जो इतने हजारों सालों बाद टूट गई। बाहर की लेयर वॉर्न ऑफ हो चुकी है पूरे तरीके से पिरामिड्स खुफू और मेनकोरे की, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को ऊपर से आप देख सकते हैं कि ऊपर से छोटी सी लेयर बची हुई है। अब कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर अगर इन पिरामिड्स के डिजाइन पर आए तो ये बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज है। क्या आप लोग जानते हैं कि इन पिरामिड्स को ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी चारों डायरेक्शन वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एग्जैक्टली पॉइंट कर रही हैं। एक बहुत ही छोटा एरर है यहाँ पर 1 to 15th of 1 डिग्री का एरर, जो कि बहुत ही थोड़ा एरर होता है। ऑलमोस्ट यही मान लो कि बड़े ही एक्यूरेटली चारों डायरेक्शंस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन है जबकि उस वक्त तक कोई कंपास भी मौजूद नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई जीपीएस नहीं था। तो एक बार फिर से यहाँ पर रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि इजिप्शियंस ने इतनी हाई लेवल की दुरुस्तगी कैसे अचीव की कि जब जमीन का टिल्ट एक ही जैसा हो जाता है, दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, जमीन पर पड़ने वाली शेडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ। तो इजिप्शियंस ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था और जो एरर आया था वही एरर इस शेडो में भी मौजूद होता है। और दूसरी थ्योरी भी यहाँ पर बताई जाती है कॉन्स्टेलेशन को लेकर, यानी कि आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शंस को देखकर इजिप्शियंस ने अपना डिजाइन बनाया। 1989 में रॉबर्ट बॉवेल ने इन्होंने अपनी एक ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई। इन्होंने कहा कि जो 3 पिरामिड ऑफ गिजा हैं, तो एक्चुअली में जो ओरियन बेल्ट के तारे हैं उन स्ट्रेट 3 तारों की अलाइन में हैं, और उनका ये कहना है कि ये अलाइनमेंट इंटेंशनल थी। एंशिएंट इजिप्शियन जानते थे एस्ट्रोनॉमी, वो रात में तारों को ट्रैक करते थे और उन्हें स्टडी करते थे, और ऐसे ही सर्टेन टाइम में वो अपनी फसलों को भी हार्वेस्ट करते थे। और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये एक फ्रिंज थ्योरी है। तो फ्रिंज का मतलब कुछ भी मेन स्ट्रीम नहीं हो। कुछ पॉइंट जो इस थ्योरी के खिलाफ दिए जाते हैं कि तीनों पिरामिड्स एक ही टाइम पे प्लान नहीं किए गए थे और ना ही ये एक टाइम पर बनाए गए थे। और साल 1999 में जब एक्चुअली साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को टेस्ट किया और ओरियन बेल्ट के स्टार्स को देखा तो पता चला कि एग्जैक्टली पिरामिड अलाइन नहीं करते इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये थ्योरी यहाँ पर बतानी जरूरी है क्योंकि एक क्लासिक केस है जहाँ पर इंसान पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं चाहे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते ही ना हो। और जब चीजों का ठोस सबूत हमारे पास मौजूद ही नहीं है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहीं पर भी कोई मिलता जुलता लिंक मिल जाए तो हम सच मान बैठते हैं। इसी चीज को एक और नए लेवल पर ले जाओ और एग्जैजरेट कर दो तो कई अजीबोगरीब नई थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं। लोग कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया होगा। मेरे हिसाब से ऐसी थ्योरी साइंटिफिक थिंकिंग के खिलाफ जाती हैं। ये बस एक शॉर्ट तरीका है किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन निकालने का। जब हमें कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है तो बेहतर ये है कि हम एक्नॉलेज करें कि ये चीजें हमें पता है और जो चीजें हमें नहीं पता है उन्हें क्लियरली सामने रखें ताकि आगे आने वाली नस्लें, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन इस पर रिसर्च कर पाएं और एक कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दे सकें पिरामिड्स के पीछे छुपे हुए राज को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।